गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 11th टू 17th जून 2023 तक के। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट इंडियन नेवी कमेमोरेट्स 130th एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी सत्याग्रह इन डरबन। तो इंडियन नेवी ने रिसेंटली महात्मा गांधी का जो उन्होंने डरबन में, साउथ अफ्रीका के डरबन में सत्याग्रह लॉन्च किया था, उसकी 130वीं एनिवर्सरी जो है वो कमेमोरेट की है। इसके लिए जो हमारी कौन सी नेवल शिप थी जिसने पार्टिसिपेट किया है, वो थी INS त्रिशूल। आपको नाम ध्यान रखना है। ये एक फ्लैगशिप वॉरशिप है इंडियन नेवी की, जिसने महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह को साउथ अफ्रीका के डरबन पोर्ट पर इसको सेलिब्रेट किया है। इसका पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था इस विजिट का, कि जो इनकी एनिवर्सरी थी, ये इवेंट हुआ था 7 जून 1893 को, तो उसकी 130वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना। कहाँ पर? पीटर मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। ये जो इंसिडेंट था, आपको पता होगा, आप हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते होंगे कि गांधी जी को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वहां पर ट्रेन में से निकाल दिया गया था। तो ये जो इंसिडेंट हुआ, ये महात्मा गांधी जी को, जब उनको ट्रेन से निकाला गया, उनको इतना ज्यादा इससे शॉक लगा और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ेंगे। आपको पता होगा कि वो प्रोफेशनली एक लॉयर थे। उसी के बाद इन्होंने ये सत्याग्रह लॉन्च किया। सत्याग्रह का क्या मतलब होता है कि हम सत्य बोलेंगे और नॉन वायलेंट यानी कि अहिंसा के तरीके से रेजिस्टेंस शो करेंगे। तो ये गांधी जी की डॉक्ट्रिन थी। तो नेवी वॉरशिप ने ये इवेंट मार्क किया है। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। कौन सी नेवल शिप थी? त्रिशूल। और ये कब हुई थी? 7 जून 1893 को ये इवेंट हुआ था, जिसको अभी 130 साल पूरे हो गए हैं। The next news is about summit on artificial intelligence safety. So ब्रिटेन ने अनाउंस किया है कि वो ग्लोबल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी एक होस्ट करेगा 2023 के लास्ट वाले पार्ट में, 2023 में लास्ट में। ये जो समिट होगी, इसमें क्या क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ रिलेटेड जो रिस्क हैं उसको कंसीडर किया जाएगा, जिसमें फ्रंटियर सिस्टम को इन्वॉल्व किया जाएगा और ये डिस्कस किया जाएगा कि इन रिस्क को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर कोऑर्डिनेटेड एक्शन के थ्रू। यानी कि सभी देशों को मिलकर इस पे इंटरनेशनली काम करना पड़ेगा। तो ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने बोला है, इसी वजह से ये समिट होस्ट की जाएगी इसी साल में। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा देश ऐसे समिट लॉन्च करेगा, होस्ट करेगा, वो है ब्रिटेन। The next news is about, so recently India ने जापान को रिप्लेस करके वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है। किसका? क्रूड स्टील का। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? प्रोड्यूसर की। अगर हम यहाँ पर आपको पूछ लिया जाए कि एक्सपोर्टर कौन है लार्जेस्ट, तो वो है चाइना। ये दोनों चीजें आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है। इंडिया भी नेट एक्सपोर्टर ही है स्टील का, लेकिन टॉप एक्सपोर्टर नहीं है। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है। पहले कौन था? जापान था। आपको ये भी याद रखना है कि जापान को इसने रिप्लेस किया है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड सिविल एविएशन ने बोला है कि इंडिया पहले 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था क्रूड स्टील का, जब अब ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है। इंडिया ने 2014-15 से अब तक 42% इंक्रीज देख लिया है। जो 42% इंक्रीज रजिस्टर किया है क्रूड स्टील की प्रोडक्शन में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं गगनयान मिशन की। सो गगनयान मिशन हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली एक कंपनी, टाटा एलेक्सी नाम की कंपनी ने इसरो के साथ, इसरो की क्या फुल फॉर्म है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ कोलैबोरेट किया है कि वो ट्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल को डिजाइन करेंगे और डेवलप करेंगे गगनयान मिशन के लिए। इसमें क्या होगा कि जो हमारी जो ये टाटा एलेक्सी कंपनी है, इनकी शेयर वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ये बहुत ही बड़े लेवल पर, एक ग्लोबल लेवल पर इंजीनियरिंग कंपनी है जो एक मॉड्यूल रिकवरी मॉडल को डिजाइन करेगा इस स्पेस मिशन की रिकवरी टीम ट्रेनिंग के लिए। थोड़ा सा हम गगनयान मिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो गगनयान मिशन क्या है? कि मैन्ड मिशन है। मैन्ड मिशन क्या होता है? जहां पर जो इंसान, एक से ज्यादा जो इंसान है, ह्यूमन जाएंगे स्पेस में। इस वाले मिशन में 2 जो है अनमेन्ड फ्लाइट्स होंगी, जिसमें कोई भी ह्यूमन नहीं जाएगा, और एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी। गगनयान मिशन इसरो का मिशन है। टोटल 3 फ्लाइट्स ऑर्बिट में जाएंगी। इसको ऑर्बिटल मॉड्यूल भी बोला जाता है। इसमें 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, जिसमें एक वमेन भी होगी।
तो ऐसी एग्जांपल्स आप अपने वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक्स में भी कोट कर सकते हो। ये अर्थ के अराउंड सर्कल में वहां पर रिवॉल्व करेगा, अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में 300 से 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड में 5 से 7 दिन तक। यहाँ पर एक मैंने पिक्चर लगाई है, आप देख सकते हो। इसकी जो कॉस्ट है 10,000 करोड़ से कम है। लॉन्च है इसकी 2022 में, जो इसकी लॉन्च हुई थी पहले मैंड मिशन की। अभी इसका गगनयान मिशन का दोबारा से लॉन्च होगा। इंडिया 4th नेशन होगा जो मैंड स्पेस फ्लाइट मिशन लॉन्च करेगा। इससे पहले कौन कौन से 3 देश हैं जिन्होंने लॉन्च किया है मैंड जो स्पेस फ्लाइट है? यूएसए, रशिया एंड चाइना। तो आपको ये ध्यान रखनी है, सभी चीजें ध्यान रखनी है। इसको लॉन्च करने के लिए जीएसएलवी मार्क 3 का यूज किया जाएगा। और ये जो है श्रीहरिकोटा से इसकी लिफ्टिंग होगी। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए लॉन्च व्हीकल इंपॉर्टेंट है, क्या करेगा ये मैंड मिशन है। और ये इंडिया से पहले कितने कौन कौन से देशों ने ये कर दिया है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नेत्र वंदना योजना की। रिसेंटली राजस्थान के दौसा नाम की जगह पर प्रधानमंत्री नेत्र वंदना योजना को गोद भराई की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। गोद भराई होती है जिसको आप बेबी शावर बोलते हो। इसमें क्या होता है, सभी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उस एरिया की, वो एक साथ आती हैं और उनको न्यूट्रिशनल किट्स दी जाती हैं उनके बेबीज के और उनकी हेल्थ के लिए। प्रधानमंत्री नेत्र वंदना योजना की अगर बात करें तो ये 1 जनवरी 2017 को लॉन्च हुई थी। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस स्कीम को जो कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। और इसमें प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन दोनों को इंक्लूड किया जाता है, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी काम करती हैं, वो भी इसमें इंक्लूड की जाती हैं। कैश बेनिफिट दिया जाता है 5,000 का, 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन को उनके डायरेक्टली उनके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में दिया जाता है, सो दैट वो एक तो जो प्रेगनेंसी की वजह से या बेबी के बर्थ की वजह से उनका वेज लॉस हुआ कि वो काम नहीं कर पाए, उसके लिए कंपनसेट किया जाता है। और वो अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी इसके साथ मीट कर सके, न्यूट्रिएंट्स ले सके, न्यूट्रिशनल डाइट ले सके, इसी वजह से उनको ये पैसे दिए जाते हैं। आगे बात करते हैं एक्सरसाइज एक्विवेरन की। रिसेंटली 12th एडिशन हुआ है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्विवेरन का। किस किस के बीच में होती है ये? इंडिया की आर्मी और मालदीव्स की नेशनल डिफेंस फोर्स के बीच में। इस बार ये उत्तराखंड के चौबाटिया नाम की जगह पर हो रही है। एक्विवेरन ऑल्टरनेट होती है, यानी कि 1 साल इंडिया में 1 साल मालदीव्स में। तो ये अभी 11 जून से लेकर 24 जून 2023 तक चलेगी। एक्विवेरन का नाम होता है फ्रेंड्स, यानी कि दोस्त। ये बाइलेटरल एनुअल एक्सरसाइज है, सालाना एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया और मालदीव्स में ऑल्टरनेटिवली होती है। आगे हम बात करते हैं रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने अमेजोन किसान के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसमें क्या किया जाएगा, दोनों ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगी, सिनर्जी क्रिएट करेंगे, सो दैट वो किसानों को गाइड कर सके साइंटिफिक कल्टीवेशन के लिए। अलग अलग जो फसलें हैं उनकी साइंटिफिक कल्टीवेशन के लिए गाइड करेंगी, सो दैट उसकी ऑप्टिमम यील्ड आ सके, इनकम आ सके। ICAR है जो वो टेक्नोलॉजिकल बैक जो स्टॉपिंग है वो प्रोवाइड करेगा किसानों को, किसके थ्रू? अमेजोन के नेटवर्क के थ्रू। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं रिसेंटली WHO का 4th एनुअल हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल हुआ है। कहां पर? WHO के हेडक्वार्टर्स में, जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसमें साउथ ईस्ट एशिया रीजन की 2 फिल्मों को अवार्ड मिला है। एक तो बांग्लादेश की फिल्म थी जिसका नाम है 1 in 36 million स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड लेड पॉइजनिंग इन बांग्लादेश, जो कि बेटर हेल्थ एंड वेलबींग कैटेगरी में जिसको अवार्ड मिला है। दूसरा है इंडिया से एक फिल्म है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। ये किसने बनाई है? वंदिता सारिया ने। इसको स्पेशल प्राइज मिला है अंडर द क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ कैटेगरी। आगे बात करते हैं अमृत जनरेशन कैंपेन की। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है अमृत जनरेशन कैंपेन। ये किया है मीटा कंपनी के साथ। मीटा कंपनी जिसकी फेसबुक, इंस्टाग्राम ये मीटा की है, इस कंपनी के साथ मिलकर किया है। इसका एम क्या है? जो इंडिया का यूथ है, जो जवान लोग हैं इंडिया के, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कि वो उस प्लेटफॉर्म पर अपने ड्रीम्स, क्या उनके एस्पिरेशंस हैं, क्या उनके गोल्स हैं, वो उस प्लेटफॉर्म पर एक्सप्रेस कर सके। तो यही इसका एम होगा, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इज
इसराइल ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो वर्ल्ड का पहला डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड रिलीज करेगा। ये जो इनिशिएटिव है ये प्रोजेक्ट एडन के नाम से जाना जाएगा। इसमें डिजिटल पेमेंट टोकन भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये भी एक फंडामेंटल कंपोनेंट होगा इस प्रोसेस का। गवर्नमेंट बॉन्ड की अगर बात करें तो आपको शायद पता भी होगा, ये क्या है, एक पेपर होता है, वो आपको गवर्नमेंट देती है। एक आप बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें क्या होता है, आप गवर्नमेंट को पैसे देते हो, एक प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर गवर्नमेंट को लोन देते हो। तो गवर्नमेंट वो पैसा यूज करती है आगे इंफ्रास्ट्रक्चर और नए प्रोजेक्ट्स के लिए फंड रेज करने के लिए, और जो इन्वेस्टर्स हैं उसको यूज करते हैं, और जो रिटर्न है एक रेगुलर इंटरवल पे जो भी इंसान इसमें इन्वेस्ट करता है उसको मिलता है। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और ग्लोबल फंड ने मिलकर एड्स, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी और मलेरिया, इन तीनों के लिए एक नई स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क साइन किया है। इसमें क्या किया जाएगा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर और ज्यादा रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम क्रिएट किया जाएगा, कोलैबोरेशन को मैक्सिमाइज किया जाएगा, और देश की रीजनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर रिस्पॉन्स किया जाएगा कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इथियोपिया नाम के देश को टेम्पररी बेसिस पर फूड एड को सस्पेंड किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस फूड सप्लाई को कहीं और डाइवर्ट करना था। अगर हम बात करें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर काम करती है। इसका हेडक्वार्टर है रोम में। इसकी फाउंडेशन किसके द्वारा की गई थी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO एंड यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। आगे हम बात करते हैं सांबर डियर की। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो सांबर डियर। इसका IUCN स्टेटस क्या है? वल्नरेबल है। इसकी जो प्रोटेक्शन है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंडर की जाती है। सांबर डियर इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव है, इन एरिया में पाया जाता है। एक बहुत ही बड़ा डियर है जिसका कलर है लाइट ब्राउन भी हो सकता है, डार्क ब्राउन भी हो सकता है, या फिर ग्रेइश और येलोइश टिंज में भी इसका कलर हो सकता है। सांबर डियर के बारे में हमने क्यों डिस्कस किया? क्योंकि रिसेंटली मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में सांबर डियर को वहां पर स्पॉट किया गया है, इस वजह से न्यूज में था। आपके लिए क्या क्वेश्चन है कि आपको कमेंट में बताना है कि जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है ये कौन से स्टेट में है। तो ये आपका क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास जी को गवर्नर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो दिया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसने दिया है? बाय सेंट्रल बैंकिंग इन लंदन। क्यों? क्योंकि जैसे उन्होंने कोविड की महामारी के टाइम पे इन्फ्लेशन को, महंगाई को टैकल किया, इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को टैकल किया, इसी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये जो रघुराम राजन जी हैं उनके बाद ये सेकंड RBI गवर्नर है जिनको ये अवार्ड मिला है। रघुराम राजन को ये अवार्ड मिला था 2015 में। आगे हम बात करते हैं, सो रिसेंटली इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो इस साल मिस वर्ल्ड पेजेंट जो है इंडिया में होस्ट किया जाएगा अराउंड 30 सालों बाद। टू बी प्रिसाइज 27 सालों बाद ये इंडिया में हो रहा है। ये 71st एडिशन होगा मिस वर्ल्ड 2023 का। इससे पहले ये इवेंट इंडिया में 1996 में हुआ था। और इंडिया को इस पर कौन रिप्रेजेंट करेगा? सिनी शेट्टी, जो कि मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 में रह चुकी हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि इंडिया में होस्ट हो रहा है तो क्या कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि इतने सालों बाद ये इंडिया में होस्ट हो रहा है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं, इंडिया ट्राई कर रहा है कि वो खुद के स्टैंडर्ड्स को डिवाइस करे टू असेस द सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि वो ये डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर जो वन साइज फिट ऑल अप्रोच है, जो पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं किसी भी देश के इकोनॉमिक प्रोग्रेस को असेस करने के लिए, वो सही नहीं है, क्योंकि हर देश का अपने चैलेंजेस होते हैं, हर देश की अपनी अपनी ज्योग्राफी है, अपने चैलेंजेस है, अपनी डाइवर्सिटी है। अगर हम बात करें, अभी जो गवर्नमेंट ने एक पेपर पब्लिश किया है उसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया ने पहले चाइल्डहुड स्टंटिंग, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये जो फैक्टर्स हैं ये यूज किए हैं। अभी जो है वेल नोन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ने सजेस्ट किया है कि इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो वो सिस्टमेटिकली अंडर एस्टिमेट करती हैं
सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को, ये इंडिया का मानना है, इस पेपर में उन्होंने ये बोला है। तो आपको ये ध्यान रखने हैं जो ये फैक्टर्स हैं कि क्या है। तो जो चाइल्ड स्टंटिंग होता है, चाइल्ड स्टंटिंग तब बोला जाता है जब कोई भी बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग हाइट उसकी कम हो, उसको बोला जाता है चाइल्ड स्टंटिंग। और वो जो हाइट कम होने का रीजन है वो क्यों हो, माल न्यूट्रिशन की वजह से। एक होता है चाइल्ड वेस्टिंग, वो होता है जब कोई भी बच्चा अपनी हाइट और एज के अकॉर्डिंग बहुत पतला हो। तो ये जो रिसेंट रैपिड वेट लॉस की वजह से हुआ हो, तो हम इसको चाइल्ड वेस्टिंग बोलते हैं। यहाँ पर मैंने पिक्चर भी लगाई है, आप देख सकते हो। ये जो है नॉर्मल एक चाइल्ड की पिक्चर लगाई हुई है, डिपिक्ट किया गया है। ये वेस्टेड है, बहुत पतला है। ये स्टंटेड है, शॉर्ट हाइट है, और ये स्टंटेड भी है और वेस्टेड भी है। तो आपको ये ध्यान रखनी है टर्म्स। आगे हम बात करते हैं आकाश तीर की। आकाश तीर क्या है, एक प्रोजेक्ट है जिसमें क्या किया जाएगा, जो इंडियन आर्मी के ग्राउंड बेस हैं उनके ऊपर लो लेवल एयर स्पेस को मॉनिटर किया जाएगा, जो भी इंडियन आर्मी के बैटल एरियाज हैं, और उनको कंट्रोल किया जाएगा, जो ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है। यहाँ पर आप देख सकते हो, रिसेंटली इंडिया ने अनाउंस किया है कि पहले तो वो सिर्फ जो इंडियन आर्मी ज्यादा वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर्स है, वहीं पे फोकस करती थी, लेकिन अब उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है जो चाइना के साथ शेयर करते हैं, वहां पर भी उनका जो ध्यान है वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो उसी ध्यान में, उसी विजन को देखते हुए आकाश तीर को भी लॉन्च किया गया है, आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इन दिस वीक की। रिसेंटली 3 स्टेट्स ने रिजेक्ट कर दिया जो जीईएसी का एक डायरेक्टिव था कि उनको ट्रांसजेनिक कॉटन टेस्ट करने के लिए बोला था ओपन फील्ड में। पहले तो ये कौन कौन से 3 स्टेट हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, जिन्होंने ये रिजेक्ट किया है। सिर्फ हरियाणा है जिन्होंने बोला है कि ठीक है, हम ओपन फील्ड में टेस्टिंग करने के लिए तैयार हैं। ये जो ट्रांसजेनिक कॉटन होगी, इसमें कौन सा जीन होगा, क्राई 2AI। और इसको किसके लिए काम बनाया जा रहा है, कॉटन को पिंक बॉलवर्म के लिए रेजिस्टेंट बनाने के लिए, जो कि कॉटन में एक मेजर पेस्ट की तरह काम करता है और कॉटन में बीमारी और प्रोडक्शन को हिंडर करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल है। अभी जो करंट सिचुएशन क्या है, करंटली इंडिया में बीटी कॉटन है जो अप्रूव हुई है और जो ग्रो होती है, ओनली ऐसी जीएम क्रॉप है जो कि कल्टीवेट होती है हमारे देश में। इसको जो यूएस की एक कंपनी थी बायर मोन्सेंटो, उसने डेवलप किया था। इसमें 2 जीन्स की इंसर्शन की गई थी, कौन कौन से, क्राई 1AB और क्राई 2BC। इन जीन्स को किससे लिया गया था, बेसिलस थ्रिंजेनेसिस एक सॉइल बैक्टीरियम है, उससे लेकर कॉटन के सीड में उसको इंसर्ट किया गया था। तो आपको ये ध्यान में रखना है। जो अभी नई वाली न्यूज में है उसमें कौन सा जीन है वो भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो है, जो ट्रांसजेनिक कॉटन है, ये होगी जो ओनली जीएम क्रॉप होगी, जो कि अभी अप्रूव की गई है और जो अभी करंटली फील्ड्स में कल्टीवेट की जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीईआरसी क्या है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसको बोला है कि जो अलग अलग पावर एक्सचेंज है उनको एक साथ कर दिया जाए, सो दैट हम एक यूनिफॉर्म रेट जो है इम्प्लीमेंट कर सके। इंडिया में अभी करंटली 3 पावर एक्सचेंज काम करते हैं, एक तो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज, दूसरा है पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया और तीसरा है हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। तो आपको तीनों के नाम ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रिसेंटली गवर्नमेंट ने बोला है कि जो लिग्नाइट रिजर्व्स हैं उनका काफी स्कोप है, पोटेंशियल है कि उनको थर्मल प्लांट्स में यूज किया जा सके। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है जो आपको ध्यान रखना है। एक तो ये कि इंडिया का लिग्नाइट रिजर्व का 82% मिलता है तमिलनाडु में, एज पर द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान वॉल्यूम 1 जनरेशन, जो कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने नोटिफाई किया था। इसके बाद सेकंड नंबर पर है, मिलता है राजस्थान में, और थर्ड पर है गुजरात में। इन तीनों स्टेट्स के अलावा जम्मू एंड कश्मीर में भी लिग्नाइट रिजर्व मिलता है, केरला और वेस्ट बंगाल में भी लिग्नाइट के रिजर्व्स मिलते हैं। तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, कि इसकी हेल्प से हम थर्मल प्लांट्स में कैपेसिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर सकें। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली जो है फर्स्ट ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया, फ्रांस एंड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि गल्फ ऑफ ओमान में हुई है। तो आपको ध्यान रखना है, इंडिया की साइड से इसमें आईएनएस तरकश ने पार्टिसिपेट किया। अगर हम बात करें गल्फ ऑफ ओमान की, आप मैप में यहाँ पर देख सकते हो, ये स्ट्रेट ऑफ हरमुज को अरेबियन सी से
यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज और यहाँ पर है अरेबियन सी, इसको इन दोनों को कनेक्ट करती है। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि गल्फ ऑफ ओमान है वो अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करती है, तो ये भी करेक्ट है। और जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है, आपको ये भी ध्यान रखना है। गल्फ ऑफ ओमान के अगर लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो ये ईरान, पाकिस्तान, ओमान एंड यूएई, इन चारों से बॉर्डर्स शेयर करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशंस की कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उन्होंने ग्रीन लाइट दे दी है, यानी कि अप्रूवल दे दिया है कि जो यूक्रेन के अलाइज हैं, जो यूक्रेन की तरफ है कंट्रीज, वो रशिया के अगेंस्ट लीगली फाइट कर सके। तो आपको आईसीजे के बारे में पता होना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है, ये एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस के जो मेन ऑर्गन्स हैं, जैसे कि यूएन जनरल असेंबली हो गया, तो इन ऐसे ही इसके जो मेन ऑर्गन्स हैं उन्हीं में से एक आईसीजे भी है। इसमें 15 जजेस होते हैं जो कि अलग अलग देशों से इलेक्ट किए जाते हैं, 9 साल का इनका टर्म होता है। और इनको कौन इलेक्ट करता है? यूएन जनरल असेंबली और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी जो सीट है वो कहाँ पर है? पीस पैलेस में, जो कि नीदरलैंड के द हेग में है। सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी जून 1945 में यूएन के एक चार्टर के थ्रू, और इसने अप्रैल 1946 में काम करना स्टार्ट किया था। आप यहाँ पे इसकी पिक्चर भी देख सकते हो। सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, रिसेंटली रशिया ने अनाउंस किया है कि वो बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करेगा, और ये मॉस्को का, रशिया का पहला ऐसा मूवमेंट होगा जहां पर वो रशिया के आउटसाइड ऐसे बॉम्ब प्लेस करेगा जब से सोवियत यूनियन का फॉल हुआ है। आपको पता है कि पहले रशिया यूएसएसआर का पार्ट था, जब से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ है उसके बाद इतने सालों बाद रशिया पहली बार न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करेगा। कहां पर? बेलारूस में। तो आपको बेलारूस की थोड़ी सी ज्योग्राफी भी पता होनी चाहिए। यहाँ पर बेलारूस है, इसकी कैपिटल क्या है? मिन्स्क है। इसके जो बॉर्डर्स है किस किस के साथ लगते हैं आप देख सकते हो, रशिया, यहाँ पर है यूक्रेन, यहाँ पर है पोलैंड, यहाँ पर है लिथुआनिया, यहाँ पर है लातविया। तो इनके साथ इसके बॉर्डर्स शेयर होते हैं। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली इंडिया की फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्राइबल राइटर्स हुई थी। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। ट्राइबल राइटर्स होते हैं जो कबीले के लोग होते हैं। तो इसमें क्या है, ट्राइबल लिटरेचर को सेफगार्ड करने के लिए और जो यंगस्टर्स हैं उनको एनकरेज करने के लिए कि वो अपना यूनिक कल्चर को शोकेस कर सके राइटिंग्स के थ्रू। तो ये इसका मेन मोटिव था। ये जो कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी के बदरवा कैंपस में हुई थी, जहां पर बहुत सारे आदिवासी राइटर्स, पोएट्स और कल्चरल एक्सपर्ट्स ने पार्टिसिपेट किया था। अगर हम बात करें कौन कौन सी मेन ट्राइब्स है इंडिया में जिसने पार्टिसिपेट किया था, संथली, गोंडी, हो ट्राइब, बुंडारी ट्राइब, कोया ट्राइब, बंजारा ट्राइब, खारिया ट्राइब और मुंडा ट्राइब। तो आपको ये ध्यान रखने हैं। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि वो 2023 के एंड तक म्यूजियम्स की 3D डिजिटाइजेशन कंप्लीट कर देंगे। 3D डिजिटाइजेशन क्या है कि जो म्यूजियम्स है उसको आप डिजिटली देख सकते हो 3D लेवल पर। तो ये 2023 के एंड तक हो जाएगा। इससे क्या होगा, आर्टिफैक्ट्स को बेटर वे में कंजर्व किया जाएगा। इसमें कौन कौन से म्यूजियम की कंजर्वेशन होगी? जो हैदराबाद का सलार जंग म्यूजियम है, जो प्रयागराज का इलाहाबाद म्यूजियम है, कोलकाता का इंडियन म्यूजियम है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, और नेशनल म्यूजियम और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। इसके लिए 3D डिजिटाइजेशन के लिए जतन वर्चुअल म्यूजियम बिल्डिंग सॉफ्टवेयर का यूज किया जाएगा। ये एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि इमेज क्रॉपिंग हो गई, वाटर मार्किंग हो गई, ये सभी फीचर्स इसमें हैं। ये एक 3D वर्चुअल गैलरीज क्रिएट कर सकता है और पब्लिक एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है, वेब के थ्रू भी, यानी कि वेबसाइट के थ्रू भी, मोबाइल के थ्रू भी, और टच स्क्रीन कियोस्क के थ्रू भी। आगे हम बात करते हैं वल्केनो की, जो रिसेंटली फिलीपींस में जिसका आप बोल सकते हो कि जो वल्केनो फिलीपींस में देखा गया, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐश और रॉक्स थे वो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो ये इससे निकल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट किया गया। यहाँ पर अब ये तो इसका नाम ध्यान रखना है, माउंट मियोन वल्केनो, ये फिलीपींस का है, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला।
लोकेशन की अगर बात करें तो म्योन वल्केनो है जो मनीला जो इसकी राजधानी है उसके आउटसाइड ही है। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का भी पार्ट है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आप अपनी एनसीईआरटीज में पढ़ते हो, आपको पता होना चाहिए। ये फिलीपींस है जहाँ पर आप देख सकते हो माउंट जो वल्केनो है यहाँ पर इसको दिखाया गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं। रिसेंटली कुछ स्टेट्स में पाया गया है कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो एवरेज उसमें रखा गया है कि 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेट बाय द ईयर ऑफ 2030 अचीव करना है, उसके लिए एक चैलेंज पोज करेंगे स्टेट्स, क्योंकि वहां पर जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट है, स्कूल ड्रॉप आउट रेट होता है कि जो लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले ही स्कूल से हट जाते हैं, तो ये जो नेशनल एवरेज है वो तो है 12.6% की, लेकिन कुछ स्टेट्स जैसे कि बिहार, असम, गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, मेघालय, कर्नाटका, यहाँ पर एवरेज से भी ज्यादा ड्रॉप आउट देखा जाता है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो नया जो प्रोविजन थी 2020 में जो बताई जो पब्लिक की गई थी, इसमें क्या था, एम क्या है कि इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना, एजुकेशन की यूनिवर्सलाइजेशन करनी, कैसे 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को अचीव करके स्कूल एजुकेशन में बाय द ईयर ऑफ 2030, प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का ये एम रखा हुआ है। ग्रोस एनरोलमेंट रेशो को अगर हायर एजुकेशन होती है कॉलेज लेवल पर, वहां पर भी 50% तक रेस किया जाएगा बाय द ईयर ऑफ 2035। यहाँ पर इसके फीचर्स दिए गए हैं। सो इसमें क्या है, पब्लिक स्पेंडिंग की जाएगी जो स्टेट्स के द्वारा एजुकेशन पर, वो 6% ऑफ द जीडीपी जो होगी सेंटर के द्वारा रेस की जाएगी। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है जो, उसका नाम अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है। सेपरेट टेक्नोलॉजी यूनिट बनाई गई है टू डेवलप डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज। इसके बाद यूनिवर्सलाइजेशन फ्रॉम एज 3 टू क्लास 10 बाय द ईयर ऑफ 2030, ये हमने अभी डिस्कस किया। मदर टंग जो आपकी माँ बोली होती है उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह 5th क्लास तक जो मैंडेटरी बनाना जहां पर भी पॉसिबल है। नए करिकुलम को डेवलप करना सो दैट जो 21st सेंचुरी की स्किल्स हैं जैसे कोडिंग हो गई, वोकेशनल इंटीग्रेशन, ये 6th क्लास से इंक्लूड की जाएंगी। बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं उनको इजियर बनाया जाएगा और रीडिजाइन किया जाएगा। हायर एजुकेशन की बात करें तो एक नई अम्ब्रेला रेगुलेटर जो है डेवलप किया जाएगा सभी हायर एजुकेशन के लिए एक्सेप्ट मेडिकल और लीगल कोर्सेज। फ्लेक्सिबल होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज 3 से 4 इयर्स की ड्यूरेशन की। फ्लेक्सिबल क्या है, सपोज आप उसमें क्या है स्विच कर सकते हो एक कोर्स से दूसरे कोर्स में। 1 से 2 साल के जो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स होंगे जो इसमें किए जाएंगे। एमफिल बंद कर दी जाएगी। कॉलेज एफिलिएशन सिस्टम है वो क्या कब आएगा, 15 सालों में जो कॉलेज का एफिलिएशन सिस्टम भी खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद स्कूल्स के लिए क्या होगा, 10th+2 से लेकर जो अभी जो सिस्टम है 10+2 उसको चेंज किया जाएगा किससे, 5+3+3+4। इसमें क्या है, करंटली 10+2 स्ट्रक्चर है, 10th के बाद आप 11th 12th करते हो जैसे 1 to 10 करके, उसके बाद 11 12th। लेकिन अभी क्या किया जाएगा, 5 साल का तो फाउंडेशनल एजुकेशन होगी, उसके बाद 3 साल प्रिपरेटरी एजुकेशन होगी, 3 साल की मिडिल एजुकेशन होगी और 4 साल की सेकेंडरी स्कूलिंग होगी। मल्टी स्ट्रीम होगा, बच्चों को अलाउ किया जाएगा कि वो स्ट्रीम्स में स्विच कर सके। सभी सब्जेक्ट्स को ऑफर किया जाएगा 2 लेवल्स ऑफ प्रोफिशिएंसी। बोर्ड एग्जाम्स को डाइल्यूट कर दिया जाएगा, सिर्फ एक कोर कॉम्पिटेंसी को टेस्ट करने के लिए बोर्ड एग्जाम्स लिए जाएंगे और ये साल में 2 बार लिए जाएंगे। मल्टीलिंगुअल का क्या मतलब है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी, एक तो आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसको इंक्लूड किया जाएगा क्लास 8 तक, सो दैट बच्चे चूज कर सकते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को हिंदी और इंग्लिश के अलावा लोकल लैंग्वेज भी अगर करना चाहे। बैगलेस डेज होंगे, 10 बैगलेस डेज होंगे एक साल में कि 10 दिन बच्चों को बैग नहीं लेके आना। जब उनको जो है उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग होगी, इनफॉर्मल इंटर्नशिप मिलेगी। कॉलेजेस में क्या होगा, एसएटी लाइक कॉलेज टेस्ट होगा, जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो एक कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम लेगी साल में 2 बार। 4 साल की बैचलर होगी, मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम होगा। मिड टर्म ड्रॉप आउट्स को भी क्रेडिट दिए जाएंगे
और उनको ऑप्शन दी जाएगी कि वो एक ब्रेक के बाद डिग्री कंप्लीट कर सकें। फी पे भी एक जो फीस है उस पे भी कैप लगाया गया है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसके ज्यादा फीस नहीं ले सकते। और जो टॉप रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटीज हैं उनको जो है अलाउ किया जाएगा कि वो ग्लोबल लेवल पर उसको और ज्यादा प्रमोट कर सके। डिजिटल ड्राइव की जाएगी एक ऑटोनॉमस बॉडी, हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था, न्यूज में थी, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, ये क्रिएट की जाएगी सो दैट टेक्नोलॉजी का यूज करके आइडियाज एक्सचेंज कर सके और लर्निंग असेसमेंट प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में इंप्रूवमेंट हो सके। एक डेडिकेटेड यूनिट बनाई जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कंटेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इसके बाद टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन की जाएगी। 2030 तक जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन है टीचिंग के लिए वो 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री की जाएगी। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं एससी एसटी ओबीसी और बाकी सोशल एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से उनको फाइनेंशियली भी हेल्प दी जाएगी। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी बोला जाएगा कि उनको भी स्कॉलरशिप्स दें वो स्टूडेंट्स को। जो स्टैंड अलोन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज हैं, लीगल एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उनको भी बोला जाएगा कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस बने। तो ये सभी फीचर्स हैं न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो आपको पता होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं ईपीएफओ की। सो जो ईपीएफओ है इसको रिसेंटली आईएसएस से एफिलिएट मेंबर बनाया जाएगा, ये अनाउंसमेंट की गई है और इसको ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्निशन मिलेगी। ईपीएफओ विल गेन एक्सेस टू प्रोफेशनल गाइडलाइंस, एक्सपर्ट नॉलेज, सर्विसेज एंड सपोर्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। इससे पहले जो है ईपीएफओ के अलावा कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है जो आईएसएस से एफिलिएट मेंबर है इंडिया से। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसका सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की उनकी एफर्ट्स की वजह से ईपीएफओ को अप्रूवल दी जा रही है। इससे होगा क्या, एक्सपर्ट नॉलेज मिलेगी, आईएसएस से सपोर्ट मिलेगी, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगी, वन ऑफ द बेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाया जाएगा और इसको मेंबरशिप फी है जो ओवर 2 करोड़ पे की जाएगी। आगे हम बात करते हैं, आपको पता होगा कि अरिकोम्पन नाम का एक एलिफेंट था जो वाइल्ड से नॉर्मल लोगों में आ गया था, काफी लोग इससे डर रहे थे, काफी नुकसान भी किया। तो इसको अभी जो है कैप्चर करके जो तमिलनाडु का ओनली टाइगर रिजर्व तलाकड मुंडुनथुराई टाइगर रिजर्व है वहां पर लेके जा चुका है। ये इंडिया का 17th टाइगर रिजर्व है और ये 1988 में स्टैब्लिश हुआ था। तो आपको ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिक्शन फ्री अमृत काल की, जो किसने लॉन्च किया है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर ने एडिक्शन फ्री अमृत काल। इसका एम क्या है, इंडिया को टबैको एंड ड्रग फ्री नेशन बनाने का, स्पेशली बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी और हेल्थी लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जाएगा बाय एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ टबैको एंड ड्रग एडिक्शन अमंग द चिल्ड्रन। आगे हम बात करते हैं अटलांटिक डिक्लेरेशन की, जो कि रिसेंटली यूएसए के प्रेसिडेंट और यूके के प्राइम मिनिस्टर के बीच में साइन हुई है। इसका एम क्या है, दोनों नेशंस के बीच में इकोनॉमिक सिक्योरिटी को प्रमोट करना, स्पेशली रशिया और चाइना की तरफ से जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए। इसमें बहुत सारी मिनी डील्स की गई हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, क्रिटिकल मिनरल्स पे, क्लीन एनर्जी सिक्योरिटी, इन चीजों पे। ज्वाइंट डिक्लेरेशन ने ये जो पार्टनरशिप को डिस्क्राइब किया है कि जिसमें दोनों कंट्रीज की इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, कमर्शियल और ट्रेड रिलेशंस को कवर किया गया है। सप्लाई चेन्स को स्ट्रेंथन करेंगे, टेक्नोलॉजीज जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज है उनको डेवलप किया जाएगा, एक दूसरे की इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे। दोनों ने जो कंट्रीज है उन्होंने नेगोशिएशंस भी स्टार्ट कर दी हैं क्रिटिकल मिनरल्स एग्रीमेंट में, जो कि यूके की कुछ फर्म्स को अलाउ करेगा टैक्स क्रेडिट्स को एक्सेस करने में, जो कि यूएस की इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के अंडर अवेलेबल है। मिनरल्स कौन कौन से, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट एंड मैंगनीज, ये क्रिटिकल हैं जो इलेक्ट्रिक कार्स, स्मार्टफोन्स और सोलर पैनल्स के लिए। इस पे तो स्पेशली इस ट्रीटी के अंडर, डिक्लेरेशन के अंडर काम किया जाएगा। आगे बात करते हैं न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट की। सो रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 फार्मिंग प्रोजेक्ट की प्रेस की है, एक तो है वेजिटेबल ग्रोइंग एंड एक है पोल्ट्री रियरिंग, जो कि हमने जो कि लक्षद्वीप में आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंडर लॉन्च किया गया था। उन्होंने बोला है कि लक्षद्वीप के लोगों ने बहुत एंथुसियाज्म दिखाया है अबाउट लर्निंग एंड अडॉप्टिंग द
न्यू थिंग्स। लक्षद्वीप में न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था एज अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, जिसमें 1000 किसानों को वेजिटेबल के बीज दिए गए थे। उससे सक्सेसफुल रिजल्ट की होने की वजह से उस एरिया में वेजिटेबल की जो सब्जियों की जो सप्लाई है वो बहुत बढ़ गई है। आगे हम बात करते हैं ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 की, जिसमें क्या है, नेशनल एस्टिमेट्स किए गए हैं 160 कंट्री से मॉडर्न स्लेवरी के बारे में। वॉक फ्री ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये रिलीज की गई है, जिसमें मॉडर्न स्लेवरी वर्ल्ड वाइड के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको हाईलाइट किया गया है। उसने इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 50 मिलियन लोग हैं वो अभी भी ऐसी कंडीशंस में रहते हैं जो मॉडर्न स्लेवरी को रिप्रेजेंट करते हैं। 25% इंक्रीज हुआ है पिछले 5 सालों में। तो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट रिपोर्ट इसने रिलीज की है। सबसे ज्यादा जो प्रिवेलेंस है, सबसे ज्यादा जो केसेस है कंट्रीज में, वो है नॉर्थ कोरिया, एरिट्रिया, मॉरिटानिया, सऊदी अरेबिया एंड टर्की। जो सबसे कम है जो मॉडर्न स्लेवरी, वो किन देशों में है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड जर्मनी में। अगर हम G20 देशों की बात करें तो उसमें इंडिया, चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, टर्की एंड यूएसए ऐसे G20 नेशंस हैं जहां पर जो हाईएस्ट नंबर ऑफ फोर्स्ड लेबरर्स पाए जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं है, आपको ध्यान रखना है। इंडिया की कंडीशन में इसमें अच्छी नहीं है। कौन इसको रिलीज करता है, सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं आर्मी साइंस पैक्ट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ टेक्निकल लैन रेडियो। इंडियन आर्मी ने एक डील साइन की है बेंगलुरु बेस्ड कंपनी एस्ट्रॉम टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ कि वो इंडिजीनियसली डेवलप्ड टेक्निकल लैन रेडियो को प्रोक्योर करेंगे। इंडिजीनियसली जो इंडिया में ही डेवलप हुआ है टेक्निकल लैन रेडियो की अगर बात करें तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट हाई बैंडविड्थ एक बैक हॉल वायरलेस रेडियो इक्विपमेंट है। क्या काम करेगा, रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा। इसमें क्या है, एक बहुत ही खास फीचर है कि जो फ्रीक्वेंसी हॉपिंग मैकेनिज्म है इसका, वो इंटरसेप्शन को प्रिवेंट करता है और सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड करता है, सो दैट जो भी आप बोल सकते हो क्रिटिकल बातचीत है वो कोई भी और उसको हाईजैक ना कर सके, या फिर वो कहीं भी उसका जो लीक ना हो सके, जो इंफॉर्मेशन होती है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली सिडबी ने इवॉल्व मिशन लॉन्च किया है, किसके साथ मिलकर, नीति आयोग के साथ मिलकर। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इवॉल्व की जो फुल फॉर्म क्या है। इवॉल्व की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम मिशन। सिडबी और नीति आयोग ने मिलकर किया है। ये जो मिशन है ये वर्ल्ड बैंक, कोरियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड, इनके साथ भी इसके अंडर कोलैबोरेशन की गई है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में। इवॉल्व मिशन की अगर बात करें तो इवॉल्व मिशन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करेगा। इसका एम क्या होगा, फंड प्रोवाइड करना 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुलाबी मीनाकारी हैंडक्राफ्ट्स की। सो रिसेंटली G20 की एक मीटिंग हुई थी वाराणसी में, जहां पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो G20 के गेस्ट को GI टैग्ड गुलाबी मीनाकारी हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट देंगे। ये बहुत ही रेयर क्राफ्ट है जो कि वाराणसी के पास गाई घाट में प्रैक्टिस की जाती है। ये पर्शिया, जो कि पहले ईरान का नाम होता था, वहां से ये आर्ट फॉर्म है, जिसमें क्या किया जाता है, मेटल के सरफेस को अलग अलग कलर्स से इसको कलर किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो मेटल के ये जो इयररिंग्स है अलग अलग कलर्स के इसको पेंट किया गया है। ये हाथी बनाया गया है मेटल का, जिसपे अलग अलग कलर्स यूज करके इसको पेंट किया गया है। आगे बात करते हैं कारी इशाद की। कारी इशाद एक मैंगो की टाइप है कर्नाटका की। इसको रिसेंटली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। कारी इशाद अगर बात करें ये बहुत ही अपने यूनिक अरोमा, इनकी अलग टाइप की खुशबू के लिए, बहुत ही अच्छे टेस्ट के लिए, और जो इसमें पल्प, शेप और साइज होता है उसकी वजह से ये जाना जाता है, यूनिक है। ये उत्तर कन्नड़ यानी कि कर्नाटका के नदरन जो इसका हिस्सा है
उसमें एक अंकोला तालुक है, वहां पर इसकी जो बिजाई होती है, ग्रोथ होती है, ग्रो किया जाता है। इसको रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट की ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा जीआई टैग दिया गया था। आगे हम बात करते हैं, कोल मिनिस्ट्री ने एक सेमिनार लगाया है जिसके अंदर उन्होंने इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ब्लू हाइड्रोजन पे बात की है। ब्लू हाइड्रोजन ऐसी हाइड्रोजन के लिए टर्म यूज होती है जो कि नेचुरल गैस से प्रोड्यूस की जाती है, जिसमें कार्बन को कैप्चर करके स्टोर किया जाता है। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम, उसको कैप्चर करके परमानेंटली स्टोर कर दिया जाता है अंडरग्राउंड। तो इसमें क्या है, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन नहीं होती, तो ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। लो कार्बन हाइड्रोजन इसको बोला जाता है। आगे बात करते हैं, केरला की गवर्नमेंट ने एक रिवॉर्ड सिस्टम लॉन्च किया है इलीगल वेस्ट रोड्स को रिपोर्ट करने के लिए। इसमें क्या किया जाएगा कि जो भी इंसान इलीगल वेस्ट डंपिंग्स को, अगर किसी सड़क पर इलीगली कोई भी कूड़ा करकट होगा, अगर कोई भी इंसान उसको रिपोर्ट करेगा गवर्नमेंट को, उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये केरला गवर्नमेंट की मलिन्यम मुक्तम नव केरलम का पार्ट है, जिसमें स्टेट को गार्बेज फ्री बनाने के लिए कैंपेन किया गया है। सिटीजन्स को जो रिपोर्ट करेंगे कि यहाँ पर कूड़ा पड़ा है, लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट है, पब्लिक स्पेसेस में या प्राइवेट प्रॉपर्टी में या वाटर बॉडीज में, उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। और जो ये करेगा, जिसने कूड़ा वहां पर फेंका होगा, उसको फाइन लगाया जाएगा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब ने एक टारगेट रखा है कि वो पैडी क्या होता है, चावल, कि पैडी की सोइंग के टाइम एक टारगेट रखेंगे कि 5 लाख एकड़ लैंड पर जो पैडी की कल्टीवेशन होगी वो डीएसआर मेथड के थ्रू होगी। डीएसआर मेथड क्या है, डायरेक्ट सीडेड राइस मेथड। इसमें क्या होगा, जैसे आपको पता होगा कि अभी चावल की खेती कैसे होती है, पहले छोटे छोटे सैपलिंग्स बनाए जाते हैं, उसके बाद उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है खेतों में। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट सीडेड राइस मेथड में ट्रांसप्लांटेशन को एलिमिनेट किया जाएगा। डीएसआर टारगेट क्या रखा गया है कि 2.5 टाइम्स प्रीवियस सीजन से ज्यादा इसका इस साल का टारगेट है। गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं बहुत सारे डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन स्टेट के, जहां पर अरेंजमेंट बनाए किए जाएंगे फार्मर्स को ये चीज अवेलेबल करने के लिए। गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी प्रोवाइड की है सीड ड्रिल, हर्बिसाइड और वीडीसाइड पे, सो दैट किसान को इंसेंटिव मिले डीएसआर मेथड अडॉप्ट करने के लिए। ये जो पंजाब गवर्नमेंट है, ये पीएयू जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र से केवीकेज है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उनसे एक्सपर्ट्स को एंगेज कर रहा है, सो दैट टेक्निकल गाइडेंस और किसानों को मॉनिटरिंग प्रोवाइड कर दी जाए। डायरेक्ट सीडेड मेथड की अगर बात करें, इसको ब्रॉडकास्टिंग सीड टेक्निक भी बोला जाता है। इसमें वाटर सेविंग मेथड है, पानी का बहुत सेव किया जाएगा। पैडी सीड्स को, चावल के बीजों को डायरेक्टली खेत में ड्रिल कर दिया जाएगा, ट्रांसप्लांटिंग को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो वाटर लॉग्ड फील्ड्स है, जो खेत होते हैं जहां पर इतना पानी खड़ा करके रखना पड़ता है, उसको एलिमिनेट करके पानी को बचाया जाएगा। इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर को कंजर्व किया जाएगा और एक्सटेंसिव वाटर है जो वाटर लॉग्ड कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए चाहिए थे, उसकी भी रिक्वायरमेंट एलिमिनेट कर दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस क्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस, जो कि इसरो ने इटालियन स्पेस एजेंसी और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के साथ मिलकर होस्ट की है। इस कॉन्फ्रेंस का एम क्या था, टू फैसिलिटेट द डिस्कशंस अमंग स्पेस एजेंसीज और इंडस्ट्री पार्टनर्स, स्टार्टअप्स, एकेडमिया, इन सभी में डिस्कशंस को फैसिलिटेट कराना, सो दैट वो स्पेस मिशंस में और एडवांस लेवल पर काम कर सके। यहाँ पर आप देख सकते हो SMOPS 2023 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस, इसकी फुल फॉर्म है। थीम क्या है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ऑटोमेशन इन स्पेस मिशन ऑपरेशन एंड ग्राउंड सेगमेंट। कहां पर हुई है ये, इंडिया के बेंगलोर में। आगे हम बात करते हैं IIAS एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 की, जो कि इंडिया होस्ट करेगा केरला के कोच्चि में। इसका थीम क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एम्पावरिंग सिटीजंस एंड रीचिंग द लास्ट माइल। IIAS की अगर बात करें, 1930 में स्टैब्लिश हुआ था, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं ब्रसल्स में, ब्रसल्स जो कि बेल्जियम में है। इसका एम क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सॉल्यूशंस को और इलेबोरेट करना, सो दैट जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको फेस कर सके, उसको सॉल्व कर सके।
आगे हम बात करते हैं ग्रीन एप्पल अवार्ड्स की। तेलंगाना से 5 स्ट्रक्चर्स को ग्रीन एप्पल अवार्ड्स मिले हैं। ये आप देख सकते हो कौन कौन से। एक तो है डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट, दूसरा है मुआजम जाही मार्केट, तीसरा है तेलंगाना पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, उसके बाद है दुर्गम चिरेवु केबल ब्रिज, उसके बाद है येडागिरी गुड्डा टेम्पल। तो ये 5 प्लेसेस हैं तेलंगाना से जिनको ये अवार्ड मिलेगा 16 जून को लंदन में। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेट से हैं। तेलंगाना से जिनको इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड्स मिलेंगे ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के लिए, रियल एस्टेट एंड अर्बन सेक्टर कैटेगरी में। ये जो अवार्ड्स हैं ये द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन देती है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लंदन में बेस्ड है। पहली बार कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर है इंडिया का जिसको ये अवार्ड मिल रहा है। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही एक प्राउड का मोमेंट है और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं सिप्री की। सिप्री ने अपनी एनुअल असेसमेंट रिलीज की है। सिप्री की अगर बात करें तो इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या बताया है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो बढ़ गए हैं। जो देश हैं वो फोर्स मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन प्लान्स पर काम कर रही है। 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं जिसमें यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ये सारे इंक्लूडेड हैं। इसमें जो ये देश है इनके पास न्यूक्लियर आर्म्स हैं। इन सभी में से यूएस और रशिया ऐसे देश हैं जहां पर पूरी दुनिया के 90% न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास हैं। जो न्यूक्लियर वॉरहेड है डिप्लॉयड उसमें सबसे ज्यादा किसके पास है? यूएसए के पास। टोटल इन्वेंट्री की बात करें न्यूक्लियर वॉरहेड की, वो सबसे ज्यादा है रशिया के पास। और जो देश जिनके पास कोई डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं है वो कौन कौन से है? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल। आगे हम बात करते हैं यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट की है बाय इंडिया। इसमें क्या करेंगे, जो फॉलन पीस कीपर्स हैं उनको ये ऑनर करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी हैं उन्होंने देशों को थैंक यू बोला है इसकी कि आपने हमारी ये रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया। यूएन जनरल असेंबली ने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन अडॉप्ट की थी जो कि इंडिया ने पायलट की थी, एक मेमोरियल वॉल बनाने की यूएन हेडक्वार्टर्स में, सो दैट फॉलन पीस कीपर्स को ऑनर किया जा सके। ये जो रेजोल्यूशन है यूएन जनरल असेंबली में पास हुई थी 190 को स्पॉन्सरशिप में, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की विजिट से पहले हुआ था। तो यहाँ पर क्या है 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन की जाएगी। तब हमारे प्रधानमंत्री जी विजिट करेंगे, तभी ये जो बोल सकते हो वॉल है उसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। यूएन जनरल असेंबली जो है इन्होंने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया मेमोरियल वॉल एस्टेब्लिश करने के लिए। ये जो रेजोल्यूशन है 18 देशों ने मिलकर ये सबमिट की थी, जिसमें बांग्लादेश, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, इजिप्ट, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, नेपाल, रवांडा एंड यूएस शामिल थे। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। 2015 में परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया था टू द यूएन, उन्होंने एक वर्चुअल मेमोरियल वॉल लॉन्च की थी, इंडियन ट्रूप्स को डेडिकेट किया था जिन्होंने जिनको शहीदी मिली है यूएन पीस कीपर्स में पार्टिसिपेट करते हुए। आगे हम बात करते हैं यूएसए ने अनाउंस किया है कि वो यूनेस्को को जुलाई 2023 में दोबारा से ज्वाइन करेंगे। यूएसए ने यूनेस्को को काफी साल पहले एग्जिट लिया था, पैलेस्टीन के बारे में कुछ इशू था इसके बारे में। सो यूएसए अब रीज्वाइन करेगा यूनेस्को को इस साल जुलाई में। ये जो मूव है इससे क्या होगा, वाशिंगटन का पिछले 10 सालों से जो डिस्प्यूट चल रहा था यूएन की कल्चरल एजेंसी के साथ ये भी खत्म हो जाएगा। अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की क्या फुल फॉर्म है? द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस में। आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक ने पहला डेडिकेटेड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है साउथ एशिया में। कहां पर? बांग्लादेश में। इसके लिए उन्होंने 358 यूएस डॉलर जो है मिलियन यूएस डॉलर के फाइनेंसिंग एग्रीमेंट एक साइन किया है बांग्लादेश के साथ। इसमें क्या किया जाएगा? रोड सेफ्टी को इम्प्रूव किया जाएगा। जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं, इंजरीज होती है रोड क्रैशेस की वजह से, उसको कम करने के लिए काम किया जाएगा सिलेक्टेड सिटीज में।
हाई रिस्क हाईवेज में, डिस्ट्रिक्ट रोड इम्प्लीमेंटेशन में। ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी फिलहाल 2 नेशनल हाईवेज पर फोकस करेगा बांग्लादेश के, एक तो है गाजीपुर एलिंगा, दूसरा है नाटोर नवाबगंज। तो ये जो हाईवेज है ये प्राइमरी साइट्स की तरह काम करेंगे जिसमें बहुत सारे रोड सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिसेंटली पहला एग्री SEZ प्रोजेक्ट है वो फ्लैग ऑफ किया है। कहाँ के लिए? गेबन के लिए। कब? 14 जून 2023 को। इस प्रोजेक्ट को कौन इंप्लीमेंट करेगा? AOM ग्रुप, जिसमें सेंचुरियन यूनिवर्सिटी टेक्निकल एंड नॉलेज पार्टनर की तरह काम करेगी। पहले फेज में 30 किसानों को और 20 BSc MSc एग्रीकल्चर एंड बीटेक एमटेक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को उड़ीसा के गजपति डिस्ट्रिक्ट में उनको अलाउ किया जाएगा कि वो इकट्ठे ट्रैवल करेंगे एग्री टेक्निकल एंड टेक्निकल कंसल्टेंट्स के पास, सो दैट जो SEZ होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो एग्रीकल्चर का बनाया गया है गेबन में, वहां पर। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की। सबसे पहले तो जो हमारे M श्रीशंकर हैं, हमारे लॉन्ग जंप प्लेयर हैं, उन्होंने हिस्ट्री बनाई है डायमंड लीग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर, जो कि पेरिस में हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि ये पहले कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडलिस्ट भी रह चुके हैं और इन्होंने ये अकेले ऐसे तीसरे इंडियन ही हैं, विकास गोबड़ा और जो हमारे नीरज चोपड़ा है उनके बाद तीसरे ऐसे इंडियन हैं जिन्होंने ये जो रिकॉर्ड सेट किया है, जिन्होंने डायमंड लीग में मेडल अचीव किया है। और इंडिया के कौन से किस इवेंट स्पोर्ट से ये रिलेटेड है? लॉन्ग जंप से। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोअर है और जो विकास कोबड़ा है वो डिस्कस थ्रोअर है। तीनों का ही आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने अभी रिसेंटली जो ICC टाइटल का वर्ल्ड कप जो अभी जीता था टेस्ट मैच का, उसके बाद ये अकेला ऐसा देश बन गया है जिन्होंने सभी जो वर्ल्ड कप जीत लिए हैं, जैसे कि T20 हो गया, वनडे इनिंग्स हो गई, 2 चैंपियन ट्रॉफी भी इन्होंने जीती और टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत ली है। ओनली टीम है जिन्होंने ICC के टाइटल जीत लिए हैं तीनों फॉर्मेट में, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और ये मैच इंडिया के साथ हुआ था तो आपके एग्जाम्स के लिए और भी इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं इंडिया की वमेन जूनियर एशिया कप टीम की, जो कि एशिया कप जीत कर आई है। इन्होंने साउथ कोरिया की टीम को हराकर अपना पहला वमेन जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है। अब ये जो नेक्स्ट जूनियर वर्ल्ड कप होगा चिली में इसी साल के एंड में, उसके लिए भी ये एलिजिबल हो गई हैं। ये जो इवेंट था ये कहाँ पर हुआ था? जापान में। तो आपको ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं जो टेनिस प्लेयर हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविक, उन्होंने अपना 23rd ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है और ये पूरे इन्होंने हिस्ट्री बनाई है वर्ल्ड के सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले। इसके जो सेकंड नंबर पर है वो कौन है? राफेल नडाल, जो पहले 22 जीत चुके थे, इन्होंने अब 23वां जीतकर उनको रिप्लेस कर दिया है राफेल नाडाल को। तो ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? टेबल टेनिस से। कौन से देश से है? सर्बिया से। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। सबसे पहले है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो कि 12 जून को मनाया जाता है। ये जो दिन है ये ILO ने लॉन्च किया था, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। 2002 में ये दिन लॉन्च किया गया था टू फाइट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर थ्रू आउट द वर्ल्ड। इस साल का इसका थीम क्या था? सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। आगे है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये 14 जून को मनाया जाता है। ये WHO और रेड क्रॉस का ज्वाइंट इनिशिएटिव है ब्लड डोनेशन के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए। इस बार का इसका स्लोगन क्या था? गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। आगे है ग्लोबल विंड डे, जो कि 15 जून को मनाया जाता है। यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन ने ग्लोबल विंड डे 2007 में स्टार्ट किया था। इसका इनिशिएटिव का मोटिव क्या था? विंड एनर्जी को एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स की तरह पॉपुलराइज करना, क्योंकि ये नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी सोर्स है। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, ये हमारे टेलीग्राम का लिंक है, जो यूजर नेम है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। सी यू ऑन मंडे एट 8 AM। हैव अ नाइस डे।